हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें भी हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने 2016, 17 और 18 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो 2019 और 20 के 20 के क्वेश्चन जो है वो कल भी डिस्कस होंगे। आज हाफ ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, कल हाफ ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, और 20-21 के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। प्रेपरेशन जो है बेसिकली उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करने की आवश्यकता रहती है, और वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। यदि आप किसी भी टीचर से पूछेंगे, वो पहली चीज़ जो पहली कंडीशन आप पे लगाएगा वो सिर्फ 3 चीज़ें बोलेगा। पहली चीज़ ये बोली जाएगी उसके द्वारा कि पीवाईक्यू सॉल्व करो। सेकंड जो है उसके द्वारा ये बोला जाएगा कि एक बार सिलेबस को जो है वो ध्यान से देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये बोली जाती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या फिर और, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस। इन 3 चीज़ों को यदि आप अपनी प्रेपरेशन में ऐड ऑन करते हैं तो प्रेपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है कि यार अगले पिछले साल जो एग्ज़ाम आया था उसमें मेरे इतना स्कोर बन रहा था, और वो यूपीएससी का था, कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं था, तो इस साल भी मेरा इतना ही स्कोर आएगा। और यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में काम आता है। ठीक है। तो देखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस में आंसर नहीं होंगे, चीज़ों को ध्यान से सुनना और सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे साथ। ठीक है। कहते हैं इन अ गिवन ईयर इन इंडिया, क्लियर ऑन दिस, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स देन अदर बिकॉज, कहते हैं जो गरीबी की जो रेखा है वो किसी किसी राज्य में जो है वो ज्यादा होती है और किसी राज्य में कम होती है, या फिर हर एक स्टेट में जो है वो अलग अलग होती है। और क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि इसके अलग अलग होने के रीजन क्या है, इसके कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक एक करके आंसर्स को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहते क्योंकि गरीबी जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो उसका रेट जो है वो अलग है। तो ये बहुत ज्यादा वेग स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस लेवल क्या बोला हुआ है। कहते प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। प्राइस लेवल जो है वो वेरी करता है हर एक स्टेट का। एक स्टेट में प्राइस लेवल कुछ और होता है, दूसरी स्टेट में कुछ और। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, देखते हैं बाकी। ठीक है, तो इसको ये नहीं कि अभी यहीं पे आंसर मान लूं मैं, पहले बाकी ऑप्शंस को रीड करता हूँ, हो सकता है 2 ऑप्शन सही लगे और लास्ट में मैं 50-50 में आगे रुक जाऊं, फिर उसके बाद आगे और एनालिसिस चीजों का करने के बाद आंसर आए। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहते जीएसपी जो है वो हर स्टेट की डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ही इस वजह से जा रही है कि वहां पे गरीबी है। तो ऑप्शन 1 और 4 जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि जीडीपी हर स्टेट की अलग अलग होती है, नहीं। इसका बेसिक रीजन होगा क्योंकि प्राइस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर चीज का प्राइस जो है अलग अलग राज्यों में अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। उदयपुर में अगर आप एक फल की एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा फ्रूट लें, मान लो सीताफल। ठीक है, तो आपको पता होगा कौन सा है वो। अगर यहाँ पे चेक करें तो उसके प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर हम यही फल जो है वो पंजाब वाली साइड देखें, जम्मू एंड कश्मीर में देखें, जहाँ पे उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं होती, वहाँ पे उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो प्राइस जो है अगर स्टेट वाइज डिफर कर रहा है, तो इसी वजह से पॉवर्टी भी डिस्कस डिफर करेगी। जैसे कुछ स्टेट जो है वो ये बोले जाते हैं कि यहाँ पे अगर आपको लिविंग, अगर आपको रहना है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कुछ शहरों में भी इवन ऐसा होता है। दिल्ली उसकी एक एग्जांपल है, मुंबई उसकी एक एग्जांपल है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कुछ यहाँ पे भी देखी जाती हैं। क्लियर ऑन दिस। और इसी चीज़ों के चलते जो है ये प्राइस लेवल वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और उसी चीज़ के चलते जो है एवरी ईयर ऑफिशियल जो पॉवर्टी लाइन है वो हायर होती है सम स्टेट्स में और कुछ स्टेट्स में लोअर होती है। इवन ये बात जो है वो जो कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक है, पॉवर्टी के लिए,
तो उसमें एक कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी, उसने भी ये बात बोली थी कि आप ऑल इंडिया लेवल के लिए एक ही पॉवर्टी लाइन जो है वो नहीं डिफाइन कर सकती। एक ही पॉवर्टी लाइन तब डिफाइन की जा सकती है अगर प्राइस जो है वो ऑल इंडिया पे सब चीज़ों के सेम है। अगर प्राइस वेरी कर रहे हैं तो उसके जो पॉवर्टी लाइन है वो भी वेरी करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं मनी मल्टीप्लायर जो है वो किन चीज़ों के चलते जो है वो इंक्रीज होता है। पहली चीज़, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। एक सिंपल सी चीज़ समझिए, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। हमने जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये होता है कि अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, वो कितने गुना वापस मुझे मिलेगा, कितने गुना ज़्यादा होके मुझे वो वापस मेरे पास आएगा, रिटर्न आएगा। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जो मनी मल्टीप्लायर है, इसका मीनिंग ये होता है कि आरबीआई ने जितना पैसा जो है वो इजेक्ट किया, वो कितने गुना या कितनी रोटेशन उसकी होगी या कितने गुना वो आगे इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाएगा अगर सीआरआर आरबीआई इंक्रीज करती है। मनी मल्टीप्लायर तब इंक्रीज होता है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज होगा? जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। अब ऑप्शन ए जो दिए रखा है वो देख रखा है इंक्रीज इन द सीआरआर। अगर सीआरआर में इंक्रीज आता है तब मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर है नहीं जी। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये कुछ हद तक जो है वो कंसिडरेबल लग रहा है। इंक्रीज इन द एसएलआर, अगर एसएलआर जो है वो इंक्रीज होगा उसके चलते मनी सप्लाई कम होगी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि मनी मल्टीप्लायर तब इंक्रीज होता है जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है। क्लियर ऑन दिस? समझ आ रहा है आपको? तो ऑप्शन सी जो है ये भी हमारी ऑप्शन से चला जाता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसमें भी जो है हो सकता है ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, यंग एज, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं रहती। तो ऑप्शन डी जो है वो भी चला गया। अगर ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता तो ये आंसर बन सकता था। लेकिन इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि लोग जितना बैंक के पास जाएंगे उतना मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently directive related to storage of payment system data, which is also known as the data dictate कमाल विच ऑफ द पेमेंट। ठीक है, कहते हैं उसी ईयर जो है वो हो सकता है कोई आरबीआई ने ऐसा कुछ किया हो, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है और उसको कंसीडर करने के लिए बोला गया। क्लियर ऑन दिस? अब एक चीज देखिए, उस ईयर की न्यूज़ जो है मुझे भी नहीं पता, उस ईयर की न्यूज़ आपको भी नहीं पता। यूपीएससी पीवाईक्यू है, जो चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 1 ऑफ पीवाईक्यू में सिखाई हैं उसी चीज़ों के चलते जो है आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? दे शैल इंश्योर दैट entire data relating to payment system operate by them are stored in India in system only in India। पहली स्टेटमेंट इन्होंने ये बोली है, कहते हैं जितना भी इंफॉर्मेशन है जो पेमेंट के लिए संबंधित है या पेमेंट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। लॉजिकल लग रहा है? उस समय आधार की बातें चल रही थी और उस समय ये लाइन जो है वो बहुत फेमस थी कि डाटा इज द न्यू ऑयल, इज द न्यू ऑयल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो कुछ हद तक रेलिवेंस उसकी लगती है। कारण इसका ये है कि इंडिया के बीच में ही रहना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो है ये इस वजह से इंश्योर करने के लिए लाया गया है कि पेमेंट सिस्टम जो है जो भी ऑपरेट करता है उसको वो उसका सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया के अंदर ही रखेगा। तो पहली स्टेटमेंट को कंसिडरेबल माना जा सकता है। नेक्स्ट, दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम होगा उसका वो कोई सरकारी कंपनी के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। कंप्लीटली रॉन्ग। कारण इसका, गवर्नमेंट बल्कि 1991 के बाद सरकारी कंपनियों को कम कर रही है, चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
तो फिर ये पब्लिक सेक्टर को क्यों देगा? नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन बी जो है वो चला जाता है। और जैसे ही ऑप्शन बी जाता है, ये भी गया, ये भी गया। अब 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। अब जो गेम है वो 1 और 3 के बीच की बची है। देखते हैं। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द एवरी ईयर। कहते हैं उनको जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, उसकी सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो किसको देनी होगी? वो देनी होगी कैग को, विच इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से की है, आपने पॉलिटी जो है वो रीड की है, तो आपको पता होगा कि कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेमोक्रेसी का पिलर है। और उसके ऊपर पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि उसको ऑडिट करना है, उसको ये चेक करना है बजट में क्या क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं, इवन स्टेट्स के बारे में भी देखेगा वो। और अगर ये बंदा जो है वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखने लग गया तो फिर इसका काम तो हो गया। तो लॉजिकली देखें तो अगर यहाँ पे आरबीआई होता तो वो ज़्यादा रेलिवेंट लगता, क्योंकि यहाँ पे कैग को लिखा गया, वो उसकी रेलेवेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है अगर आपने कैग के बारे में रीड किया। ठीक है। प्लस इसकी जो चीज़ें हैं ऑडिट करने की, वो हायर चीज़ों को ज़्यादा ऑडिट करता है। ऐसी चीज़ों को अगर ऑडिट करने पे आया तो फिर इसकी ऑडिटिंग जो है वो साल 2 साल जो है ख़त्म ही नहीं होगी। तो ऑप्शन 3 भी इस तरीके से जाता है और ऑप्शन 1 इज द ओनली आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने सही बताया, अगर हम होते मान लो, या फिर ये गलती मुझसे भी कई बार होती थी। ठीक है, इनिशियल फेज में जब मैं प्रेपरेशन में था, गलती क्या होती थी कि जैसे मान लो मैंने ये स्टेटमेंट रीड की, पहले तो ये चीज़ मुझे फील होता था कि जैसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स है, इतनी सारी वो दे रखी है, तो साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक प्रेशर बन जाता है कि हो सकता है ये गलत हो, या मेरा गलत होने के संभाव ज़्यादा है इसके। दूसरी चीज़ ये था कि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन सुना ही नहीं है तो वो आगे रीड ही नहीं करना, उसको छोड़ देना वहीं पे और आगे बढ़ जाना। ये गलतियां मत करो आप। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, पर वहां पे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट स्लैश आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज? हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल लॉजिक लगाना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखते हैं, पहले ये बताओ क्वेश्चन में बोला क्या गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट स्लैश आरबीआई टेकन टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज? कहते हैं अगर इंडियन रुपीज जो है वो स्लाइड कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा ऐसी कौन सी चीज की जाएगी, हाँ, जो कौन सी चीज नहीं की जाएगी, मोस्ट नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर। अगर मान लो इंडियन रुपीज जो है वो लगातार नीचे चल रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी जो है मान लो एक होता है रीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो रही है तो कौन सी चीज नहीं की जाएगी? पहली चीज है, यानी कि पहली चीज ये नोट डाउन कर लो साइड में कि एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे। पहली चीज क्या है? कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। पॉसिबल है? यस। तो लेकिन उन्होंने नॉट पूछा तो ये ऑप्शन गया। इनकरेजिंग इंडियन बोरोअर्स टू इशू रुपीज से डिमोनेटाइज मसाला बॉन्ड, ये फॉरेन देशों में इशू किए जाते हैं, ये भी एक्सटर्नल सेक्टर से संबंधित है। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, उससे पहले है ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी फॉरेन से जो पैसा मांगा जाना, उसको जो है वो क्या कर देना, ईजिंग कर देना उसकी। तो ये ऑप्शन भी गया। तीनों चीजें जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर से लिंक्ड है। और चौथा ऑप्शन क्या है? फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना। अब देखो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर से लिंक्ड है नहीं, वो इंटरनल इकोनॉमी से, इंटरनल सेक्टर से लिंक्ड है। तो ये कैसे ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी के चलते ये ऑप्शन भी चला जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आप सब लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? जब हम प्राइस को, बास्केट ऑफ करेंसीज के प्राइस को जो है वो कंपेयर करते हैं। ठीक है। दूसरी,
इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये भी गलत है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी उस ईयर में, जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, 2018-19 में आया था ये क्वेश्चन। तो उस समय इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट में ही आता था। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको जिस समय मैंने ये सब करवाया था एक्सचेंज रेट वगैरह, तो उसमें मैंने पीपीपी भी आपको करवाया था, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्चुअल लग रहा है। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन 5 ईयर प्लान, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी चीज इसमें से सही है? ठीक है, अब देखते हैं कौन सी चीज सही है। पहली चीज ये देखो, पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें बेसिक इंडस्ट्री के बारे में डील किया गया था। दूसरे 5 ईयर प्लान में जो है वो किन चीजों के ऊपर देखा गया था? कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर। तीसरे 5 ईयर प्लान की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ इनका जो रुझान है वो हो गया था। और चौथा 5 ईयर प्लान जो आया था वो, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया था। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीजें हैं वो भी देखेंगे। पहला ऑप्शन, फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटर्मिन्ड ट्रस्ट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। कहते हैं वेल्थ जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ना हो पाए, तो इस वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो लाया गया, ये बोला गया। थर्ड, इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। ये चीजें बिल्कुल ही रॉन्ग है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ये बातें बोली गई हैं। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी कि 55 तक, उसके बाद और ये इस ईयर तक जो है वो ऐसी बातें नहीं चल रही थी। तो आंसर 1 और 2, इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ऑन दिस? और इवन आप कई बार इस पे भी क्वेश्चन आए हैं कि अगर 2016 से हमने शुरुआत की है ना, इससे पहले के भी क्वेश्चन देखें कि 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से ईयर में कॉन्टिन्यूसली अप्लाई नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, वो भी चीज़ आप देख लीजिए। जैसे मान लो वॉर होगी, तो 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके बाद नया 5 ईयर प्लान शुरू किया। तो आपको वो गाना याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें जहाँ पे भी वो स्टॉप करता है, जैसे 1 2 3 फिर स्टॉप, मतलब तीसरे प्लान में जो है वो ब्रेक लगी थी। तो वैसे ही उस अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देखेंगे, तो 5 ईयर प्लान को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक सी कहानी याद रखिए कि पीएम कौन था उस समय हमारे देश में क्या चल रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल सन 1969 में जो है वो बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई थी। क्या हुआ था? बैंकों की नेशनलाइजेशन जो है वो उस समय हुई थी। और यदि उस समय बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई है, तो इसका मीनिंग ये है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान जो है फाइनेंशियल सेक्टर को उसमें इंक्लूड किया गया। और ये बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो इससे बाद का आ रहा है, अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स हु वांट टू पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ। कहते अगर मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाए बिना ही जो है उसका फायदा लेना चाहता है उस मार्केट का, तो वो क्या चीज़ जो है वो कर सकता है? आपको बता रखा है, जिस दिन हम मनी मार्केट जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उस दिन मैंने आपको बताया था पी नोट्स होते हैं। तो इसका आंसर पी नोट्स है वैसे तो। आंसर है ऑप्शन डी। कमर्शियल पेपर भी बता रखा है, सीडी जो है वो भी बता रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? कमर्शियल पेपर जो कोई भी कंपनी जो है वो इशू करती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, प्योरली फैक्चुअल आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर contributors टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। कहते कौन, विच इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर contributors टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। करेंसीज क्राइसिस के जो रिस्क है उसको कम करने वाला कौन सा फैक्टर है? देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। द फॉरेन करेंसी अर्निंग
of Indian IT sector, the foreign currency earning of Indian IT sector increase the government expenditure in context of India, which of the following factor is are contributor to reduce the risk of currency crisis? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो करेंसी क्राइसिस को जो है वो रिड्यूस कर सकती है? रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, जो फॉरेन के लोग इंडिया में जो इंडिया के लोग फॉरेन में जाके रहते हैं और फॉरेन से इंडिया में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, ये चीज़ तो है ऑब्वियसली, इसका आंसर होगा ही होगा, यानी कि 3 है इसका, तो ये दोनों ऑप्शंस गए। नेक्स्ट, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। करेंसी क्राइसिस का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना इतना नहीं है। अगर सरकार ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देगी तो उस चीज़ के चलते, अगर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी उस चीज़ के चलते करेंसी क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो करेंसी क्राइसिस को अगर मैनेज कर पाता तो देशों में करेंसी क्राइसिस ही क्यों आते? ठीक है, अब जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जो है वो 1997 के आसपास करेंसी क्राइसिस आए थे, तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में ये होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा करके उसको मैनेज करना, तो वो क्राइसिस वहाँ पे आता ही क्यों? तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है, तो ये भी गया, इसका आंसर बचा बी, यानी कि ये आंसर जो है वो सही है। यानी कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ, यानी कि इंडिया के जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, अर्निंग्स आ रही हैं, वो भी जो है वो रिड्यूस कर देती है करेंसी क्राइसिस के रिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक? कौन सी चीज़ें हैं जो कमर्शियल बैंक के एसेट में जो है वो नहीं ऐड ऑन की जाती, यानी कि लाइबिलिटी में की जाती है? पहला है एडवांसेस, नहीं, एडवांसेस जो है वो बैंक के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो एसेट होते हैं, लाइबिलिटी नहीं होती। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी यानी कि बैंक की देनदारी क्या है। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट मतलब जो लोगों का पैसा जमा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसा लोगों का जमा है वो एक एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है, बैंक की देनदारी है वो जो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट्स एसेट है ये तो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये भी एसेट है। इजी था क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। कहते हैं जितना भी इंडिया में एक्सटर्नल डेप्ट ले रखा है वो सारा का सारा सरकारी कंपनियों ने ले रखा है। सही लग रहा है? नहीं, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोटेड इन यूएस डॉलर। कहते हैं जितना भी एक्सटर्नल डेप्ट इंडिया के सिर के ऊपर है वो सारा का सारा यूएस डॉलर के फॉर्म में। ये भी रॉन्ग है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल ठीक है। एंड द बोनस पेड टू द फार्मर प्लस एमएसपी प्लस और क्या चीज उसको दी जाती है फार्मर को? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली? नो। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली? नो। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? यस। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स? ये भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन है वो किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा? वो किया जाएगा बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस समय हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो मनी एंड बैंकिंग वाले लेक्चर्स हैं मेरे, अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन जो है वो अच्छा खासा कर रखा है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली? कहते हैं इंडियन बैंक ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोलते हैं इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, उसका जो मेजर मकसद है, उसका पर्पस है, वो क्या है? टू लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। नहीं हो सकता। तो इंडियन बैंक क्यों साइन करते? उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करती। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट? ये भी नहीं होगा। टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन ऑफ ₹50 करोड़ और मोर? हो सकता है। टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ ₹50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोडियल लेंडिंग? ये नहीं हो सकता। कारण इसका ये है कि इसमें मैनेजमेंट की बातें की जा रही हैं।
इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो रेजोल्यूशन किस तरीके से करना लोन का वो खुद डिसाइड कर पाए। इसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस इशू करती है, इसके लिए सरकार गाइडलाइंस इशू करती है। जिस समय हम मनी एंड बैंकिंग कर रहे थे हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया था, तो ये ऑप्शन भी किया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो अब कईयों को लग रहा होगा कि सर जो है आपने इससे पहले आंसर देखे थे, मैंने कोई आंसर नहीं देखे थे। आप इवन क्रॉस चेक करके देखिए, इनके आंसर वही होंगे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज़ कर रहा हूँ। नॉलेज जो मैंने अभी 30-35 लेक्चर करवाए हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है वो आप इसमें जान पा रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बैंक को कोई शौक ना आए तो इस वजह से रखी जाती है कि मान लो कल को हमारे एनपीए क्रिएट हो जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको शॉक ऑब्जर्वर के लिए जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन। ठीक है। इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट द बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। अच्छा, पहले वाले में अंडरस्टैंडिंग है और दूसरे वाले में इवेल्युएटिंग द इमरजेंस रिस्क। प्रेजेंट रिस्क को कम करना, इमरजेंस रिस्क को कम करना। द हायर अ बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द सर्विस टू पे डेप्ट। हाँ, कहते हैं जितनी ये हाई होगी तो क्या उतना ही वो लो होगा जो रिस्क है, या फिर जितनी ये हाई होगी उसका रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिस्क को कम करने के लिए जो है वो इसको रखा गया था, तो ये ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसी आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ ए राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट? कहते हैं अगर प्राइस की बात करें राइस के प्राइस को किन किन चीज़ों ने जो है वो इम्पैक्ट किया है? एमएसपी किया होगा, और अगर एमएसपी किया तो ऑप्शन सी चला गया। 75% क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ट्रेडिंग करता है इफेक्ट। गवर्नमेंट जिस वो व्यापार करती है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, अगर सरकार जो है वो ज़्यादा खरीदती है, कंज्यूमर सब्सिडी अगर ज़्यादा दी जाती है तो लोग राइस को ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऑप्शन 4 भी है इसका, लेकिन 4 तीनों में है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने गोडाउन्स में स्टॉक को और इकट्ठा करना शुरू कर देती है, तो ये भी है आंसर। तो बी और डी में अब बचा कंफ्यूजन। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, सरकार जो व्यापार करती है फॉरेन देशों में, तो उससे भी राइस का प्राइस जो है वो डिफाइन होता है, तो ऑब्वियसली सेकंड भी तो है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लाई गई थी शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को, और इसका मेजर मकसद क्या था? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट हार्वेस्ट, purchase of combined tractor and minimum requirement for the farm, consumption of household, post-harvest expenses, construction of family house and setting up of a village cold storage facility। ये सारी चीज़ें जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो कर सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। ये उसी ईयर में जो है अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में था काफ़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे है। क्वेश्चन आसान है, आपको याद होगा जब हम इन्फ्लेशन वगैरह कर रहे थे तो मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे, उसमें वेटेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया था। हाँ, द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन द वेटेज ऑफ फूड इन डब्ल्यूपीआई। सही बात है। द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। ये भी सही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई। आरबीआई ने कभी डब्ल्यूपीआई अडॉप्ट ही नहीं किया। तो तीसरा ऑप्शन ये भी गया, ये भी गया। फर्स्ट ऑप्शन एंड 2, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और है कि जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वो एक बार आप घर पे जाके भी जो है वो कीजिए, और बार बार जो है वो PYQs को रिवाइज कीजिए। और ये भी होगा कि इस साल का जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के कुछ दिनों बाद जो है हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे, और उस लेक्चर में लिंकेजेस निकाली जाएंगी कि कैसे, मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस अगर करके अगर आप इकोनॉमी को देखें
तो आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ही है जो अभी है। थैंक यू।